डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इश्यू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराएं ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग जो भी सुझाव देना चाह रहे हैं अपना सुझाव दीजिए। जो भी आप सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? दो चरवाहे रैखिक समीकरण युग पढ़ रहे थे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। आइए उसी का आगे हम कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। जैसे दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। दो चरवाहे रैखिक, ऐसे क्या कहते हैं हम लोग? रेखी भी कहते हैं। रेखी समीकरण युग्म, इसे क्या कहा जाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो आइए हम लोग जो है पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे उसी के आगे हम लोग चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज जो है 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। और एक्सरसाइज जो है 3.1 में क्वेश्चन सिर्फ थ्री क्वेश्चन है ही। एनसीईआरटी जो भी कंटेंट में चल रहा हूँ लेकर एनसीईआरटी से लेकर चल रहा हूँ, तो एनसीईआरटी वाले बुक में जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक ही है एक्सरसाइज 3.1 में। यानी प्रश्नावली 3.1 में जो है कितने क्वेश्चन है? सिर्फ जो है 3 ही क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम उसके आगे चलते हैं। तो जो भी बुक हम लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी की समय लेके चल रहे हैं, आपके पास जो भी बुक है उसमें जो है आप दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग्म को ओपन करके आप पढ़िए। तो आइए, जैसे देखिए, अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक अपनी ओपन करके देखिए। ये सब चीज़ें हम सब पढ़ चुके हैं। देखिए, ये प्रश्नावली जो है 3.1 है, यानी एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब पिछली क्लास में तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके आगे क्या कह रहा है उसको चलिए देखा जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? आर्टिकल जो है 3.3 है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का ग्राफी समीकरण से उसका हल सलूशन निकालना है। यानी जो दो चरवाहे रैखिक समीकरण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सलूशन निकालना, कैसे उसका हल निकलता है। तो पहला जो है मेथड, पहले इसमें आप क्या पढ़ना है? ज्योमेट्रिक मेथड्स पढ़ना है, यानी ज्यामितीय विधि से पढ़ना है, सलूशन निकालना है। तो मैं पिछली क्लास से ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो पिछली क्लास में आप लोगों में बताते हुए आ रहा हूँ कि ये जो दो चरवाहे रैखिक समीकरण है इसके माध्यम से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमको जो है क्या मिलती है? एक सरल रेखा मिलती है, यानी एक सीधी रेखा मिलती है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नहीं डाउट। तो हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण दो समीकरण के माध्यम से एक ही साथ पढ़ रहे हैं। जब दो समीकरण को हम एक ही साथ पढ़ रहे हैं तो हमको कितनी रेखाएं मिलेंगी? दो रेखाएं मिलेंगी उनके ग्राफ से। तो उन्हीं दोनों रेखाओं को जो है, यानी दो समीकरण के माध्यम से दो रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं। दोनों रेखाओं को जो हम एक ही जब तल में एक ही जो है प्लेन जब ये उसकी हम स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो उसके लिए जो है मैं पिछली क्लास से बताते हुए आ रहा हूँ 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी तो
जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी जिस बिंदु पर जो प्रतिच्छेदित करेंगी, सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करेंगे, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी दोनों रेखाएं, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। जब दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, दो रेखाएं हमको मिलेंगी। दो रेखाओं जब हम एक ही तल में पढ़ेंगे, एक ही समतल में पढ़ेंगे, एक ही प्लेन में पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं पिछली क्लास से ही बताते आ रहा हूँ, 3 कंडीशन सिर्फ बनेगी। पहली कंडीशन बनेगी, दोनों रेखाएं आती एक दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगी, उस कंडीशन में हमको सिर्फ एक ही सलूशन प्राप्त होगा, एक ही हल प्राप्त होगा। और जो जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पर जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, जो निर्देशांक प्राप्त होगा, वही कोऑर्डिनेट जो होगा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या होगा, सलूशन होगा। ये ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा जो है निर्देशांक होगा, जिसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तब भी जो है इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगा। इक्वेशन नंबर 2 में उस कोऑर्डिनेट को रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। और जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग अलग अलग में पढ़ते हैं, अकेले अकेले जैसे पढ़ते हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम जैसे पढ़ते हैं, अकेले अकेले जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर दो चरवाहे रैखिक समीकरण कई सलूशन निकलते हैं, कई हल निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण दो समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी। अगर रेखाएं जो है एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, तब उस कंडीशन सिर्फ हमको एक ही सलूशन प्राप्त होगा। उस ऐसा सलूशन होगा, ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, जिसको जो है इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे तब भी जो है सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा। कहने का मतलब ये, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जब हम दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हमको जो है ऐसा कोऑर्डिनेट जो है पता करना है, यानी ऐसा सलूशन हमको निकालना है जिसके माध्यम से समीकरण नंबर 1 भी सेटिस्फाई हो जाए, समीकरण नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो जाए। अगर अलग अलग आप पढ़ेंगे तो उस तरह से तो बहुत सलूशन निकलेंगे, लेकिन हमको एक विशिष्ट जो है, एक स्पेसिफिक जो है सलूशन निकालना है, एक विशेष जो है हल निकालना है, जिसके माध्यम से समीकरण नंबर 1 भी सेटिस्फाई हो जाए, समीकरण नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से जब पढ़ेंगे, दो रेखाएं मिलेंगी। अब दोनों रेखाओं जब एक ही समतल हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे उनका, तो 3 कंडीशन बनती। पहली कंडीशन, दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, उस कंडीशन में जो है दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों समीकरण लिए क्या होगा, सलूशन होगा। तो इसका मतलब जब दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस कंडीशन में इन दोनों चरवाहे रैखिक समीकरण का सिर्फ हमको एक ही सलूशन प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक यूनिक सलूशन प्राप्त होगा। बात समझ में नहीं आई? इसी तरह से जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के जो है पैरेलल होंगी, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल होंगी, दूसरी कंडीशन में जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, जब दोनों रेखाएं दूसरे समांतर होंगी, उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं करेंगे ही नहीं। समांतर रेखाएं की परिभाषा यही है कि ऐसी रेखाएं जिनको आप अनंत दूरी तक आप बढ़ाते जाएंगे तो एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। जब दोनों रेखाएं दूसरे जो है समांतर रहें तो कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। जब कहीं वो प्रतिच्छेदित करेंगे ही नहीं तो कोई हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं होगा। जब कोई कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त ही नहीं होगा तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरण का हमको कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे संपाती होंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे संपाती होंगी, यानी पहली रेखा जो है दूसरी रेखा पर चल रही होगी या दूसरी रेखा जो है पहली रेखा पर चल रही होगी, तो इसका मतलब क्या, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर चल रही हैं, यानी दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर मिल जा रही हैं। तो उस कंडीशन में जो है हमको कई जगह जो है दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी, कई जगह इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी। जब कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी दोनों रेखाएं तो उस कंडीशन में हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे। जब कई कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होंगे तो वो सभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या होंगे, सलूशन होंगे, हल होंगे। तो यही हमको अब जो है आगे वाले एक्सरसाइज में यही हम लोग पढ़ना है, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का हमको हल करना मतलब जो उसमें वेरिएबल है, ध्यान समझिए। दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हल करने का सेंस यहाँ पे यही है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो दोनों वेरिएबल है, दोनों जो चर हैं उनकी हमको वैल्यू निकालना है।
जैसे एक्स और वाई दोनों अगर यहाँ पर वेरिएबल प्रयोग किए जा रहे हैं तो एक्स और वाई का हमको वैल्यू निकालना है। तो दो चरवाई रैखिक समीकरण का जो सलूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ग्राफ मेथड्स पढ़ने जाने हैं, ज्योमेट्री मेथड्स पढ़ने जाने यानी ज्यामिति विधि से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ज्यामिति विधि से यही पढ़ेंगे, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वही जो है दोनों समीकरण के लिए क्या होगा, सलूशन होगा। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी उस कंडीशन में हमको रेखाएं दो जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। जब इंटरसेक्ट नहीं करें कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं प्राप्त होगा। जब कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में दोनों समीकरण के लिए कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन बनेगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका मतलब कई हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा जो है, जो कई कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होंगे वो सभी जो है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या होंगे, सलूशन होंगे। यही हमको पढ़ना है। तो आइए अपनी बुक ओपन करिए। जैसे देखिए आपके जो बुक में करा वो बुक के माध्यम में ही मैं चल रहा हूँ। रैखिक समीकरण योग का ग्राफिक विधि से हल। तो यहाँ जैसे देखिए, पढ़िए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पिछले अनुच्छेद में आपने देखा कि एक रैखिक समीकरण योग को कैसे ग्राफिक रूप में दो रेखाओं में व्यक्त किया जाता है। पिछले अनुच्छेद में आपने देखा कि एक रैखिक समीकरण युग्म को यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे ग्राफिक रूप में दो रेखाओं में व्यक्त किया जाता है। अभी यानी जो पिछली एक्सरसाइज हम लोग पढ़े हैं वहाँ पर जो क्वेश्चन में हम लोग मिल रहा था उस क्वेश्चन के माध्यम से हमको उसका जो है अलजेब्रिक जो है रिप्रेजेंटेशन करना था, यानी बीजगणितीय निरूपण करना था। और उसी क्वेश्चन के माध्यम से हमको जो है उसका क्या करना था, ज्योमेट्रिक जो है रिप्रेजेंटेशन करना था, यानी ज्यामितीय निरूपण करना था। तो जब हम लोग ज्यामितीय निरूपण कर रहे थे तो उन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम से ज्यामितीय निरूपण हम लोग कर रहे थे। तो दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग दोनों समीकरण का कम से कम यानी समीकरण नंबर 1 का 2 सलूशन हम लोग निकाल रहे, समीकरण नंबर 2 का कम से कम 2 सलूशन हम लोग निकाल रहे थे। यानी किसी दो चरवाई रैखिक समीकरण ग्राफ बनाने के लिए कम से कम उसका 2 सलूशन पता होना चाहिए। तो दो सलूशन हम लोग निकाल करके ग्राफ बना रहे थे। जब ग्राफ बना रहे थे हमको जो है दोनों समीकरण के माध्यम दो हमको एक सीधी रेखा जो है मिल रही थी। तो वही वो कह रहा है। आइए जैसे फिर देखिए, तो पिछले अनुच्छेद में आपने देखा कि एक रैखिक समीकरण योग को कैसे ग्राफिक रूप में दो रेखाओं में व्यक्त किया जाता है। आपने यह भी देखा कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, या फिर दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, या समांतर हो सकती हैं, फिर क्या कर रहा है, या संपाती हो सकती हैं। वही मैं बता रहा हूँ ना। दो चरवाई रैखिक समीकरण को यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जब हम दो इक्वेशन के माध्यम से एक साथ जब पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में हमको दो रेखाएं प्राप्त होंगी। अब दोनों रेखाओं को जब हम यानी दोनों समीकरण में जो दो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, यानी जो दो रेखाएं हमको मिल रही हैं, उन दोनों रेखाओं जब हम एक ही समतल में पढ़ेंगे, एक ही प्लेन पढ़ेंगे, तब वहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन वही बनेगी कि या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरी कंडीशन ये बनेगी या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या तीसरी कंडीशन ये बनेगी या तो जो है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या कोइंसिडेंट होंगी यानी संपाती होंगी। तो वही यहाँ पर आपके बुक में बताया जा रहा है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, क्या आप उन्हें प्रत्येक स्थिति में हल कर सकते हैं। फिर उसने क्वेश्चन आप पूछ रहा है क्या उनको आप प्रत्येक स्थिति में हल कर सकते हैं। फिर इसके आगे क्या कह रहा है, और यदि ऐसा है तो किस प्रकार, अगर आप हल कर सकते हैं तो किस प्रकार। तो हम प्रयत्न करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर ज्यामितीय दृष्टि से इस अनुच्छेद में देंगे। तो आप प्यारे बच्चे, मैं यही बताते हुए चल रहा हूँ। अभी पिछली क्लास में भी मैं बताते हुए आया था, अभी हम बताने जा रहा हूँ कि जब जो है दोनों समीकरण के माध्यम से जो हमको दो रेखाएं मिलेंगी, जब दो रेखाएं मिलेंगी यानी हमको अभी जो हल करने तरीका भी सीखना है। क्या सीखना है, ज्यामितीय विधि सीखना है। यानी दो चरवाई रैखिक समीकरण को
दो समीकरण के माध्यम से हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं और उन दोनों समीकरणों का हमको सलूशन निकालना है। किसके माध्यम से? ज्यामिति विधि से निकालना है। तो जब दो समीकरण के माध्यम से हम दो चरवाई रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जब दो समीकरण है तो दो रेखाएं भी मिलेंगी। अब दोनों रेखाओं जब एक ही समतल हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनेगी दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, जब दोनों रेखाएं जो है इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस कंडीशन में एक ही बिंदु पर रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, कई जगह नहीं करेंगी, एक ही बिंदु इंटरसेक्ट करेंगे। पिछली क्लास में बताया हूँ डिटेल से। जब जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी रेखा, उस बिंदु पर हमको कोऑर्डिनेट मिलेगा, कोई न कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा ना। जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो निर्देशांक मिलेगा, वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों समीकरण के लिए क्या होगा, हल होगा। तो यानी जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उस कंडीशन में सिर्फ हमको दोनों समीकरण सिर्फ एक ही सलूशन प्राप्त होगा, यानी एक यूनिक हल प्राप्त होगा, एक यूनिक सलूशन प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पैरेलल होंगी। जब पैरेलल दोनों रेखाएं होंगी तो एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। तो पैरेलल रेखाओं को हम लोग जानते हैं, पैरेलल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, यानी समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनको आप अनंत दूरी तक आप बढ़ाते जाएंगे, कभी एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं, कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। जब कहीं जो है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, जब प्रतिच्छेदित कहीं करेंगे ही नहीं जैसे, तो हमको कोई कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं होगा। जब कोई कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त ही नहीं होगा तो इसका मतलब उस कंडीशन जो है इन दोनों समीकरण कोई हल नहीं प्राप्त होगा हमको। तीसरी कंडीशन ये बनेगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, उस कंडीशन रेखाएं एक दूसरे कई जगह जो है इंटरसेक्ट करेंगी। जब कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी रेखाएं, तो इसका मतलब हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। जब कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा तो ये दोनों समीकरण का हमको कई सोल्यूशन प्राप्त होगा। यही हमको पढ़ना है बस, और कुछ पढ़ना नहीं है। तो जिस तरह से जो कंडीशन रहेगी, क्वेश्चन के माध्यम से जो कंडीशन बनेगी, जो है जो दो समीकरण हमको प्राप्त होंगे, उन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाएंगे, अगर रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सलूशन प्राप्त होगा, रेखाएं अगर पैरेलल रहेंगी तो कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा, और रेखाएं जो है अगर कोइंसिडेंट रहेंगे तो कई सलूशन प्राप्त होंगे। जो कई सलूशन प्राप्त होंगे, जो कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वही क्या होंगे, इक्वेशन 1 और 2 के क्या होंगे, सलूशन होंगे। अब यहाँ पर जब दो चरवाई रैखिक समीकरण को हम लोग दो चरवाई रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से एक ही साथ जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ हम दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग ऐसा सलूशन निकालेंगे जिसके माध्यम से समीकरण नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगा, समीकरण नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा। यानी हम ये ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, ये मतलब ऐसी कॉमन जो है मतलब कि कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे कि निर्देशांक होंगे, उभयनिष्ठ निर्देशांक होंगे, जिसके माध्यम से समीकरण नंबर 1 भी जो है सेटिस्फाई होगा, समीकरण नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा। तो यही आपकी क्वेश्चन जो है बुक में बताया जा रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो आइए इसके आगे हम लोग और देखते हैं और क्या कह रहा है बुक में। आइए जो है जहाँ तक पढ़े उसके आगे हम लोग चल रहे हैं। हम प्रयत्न करेंगे और इस प्रश्नों के उत्तर ज्यामितीय दृष्टि से इस अनुच्छेद में देंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, आइए हम पिछले उदाहरणों को एक एक करके देखें। जो पिछले एग्जाम्पल हम सब पढ़े हैं वही एग्जाम्पल के बारे में बता रहा है। आइए हम पिछले उदाहरणों को एक एक करके देखें। उदाहरण नंबर 1 की स्थिति में ज्ञात कीजिए कि अखिला ने कितनी बार चरखी की उदाहरण नंबर 1 की स्थिति में ज्ञात कीजिए कि अखिला ने कितनी बार चरखी पर सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला। अब जैसे हम लोग जो एग्जाम्पल नंबर 1 जब शुरू में ही पढ़ रहे थे, वहाँ हुपला नामक अखिला नामक एक लड़की थी। लड़की जो है वो उसके गांव के मेला लगा था, वहाँ गई थी जो है उसने मेला देखने। तो उसमें जो है झूला लगा था, यानी चरखी लगी थी। तो उसने जो और एक हुपला खेल भी था, हुपला खेल भी हो रहा था। तो उसने जो है चरखी की भी सवारी किया और हुपला खेल भी खेला। और एक बार चरखी सवारी करने के लिए 3 रुपये खर्च करना पड़ता था। ये क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया होगा। और एक बार हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये देना होता था। उस तरह से उसने जो है चरखी की सवारी भी किया और हुपला खेल भी खेला, और जिसके लिए उसने जो है 20 रुपये खर्च किया। और वहाँ पे कंडीशन और दिया था कि उसने जो है हुपला खेल जो खेला है, चरखी की जो सवारी किया उसकी आधी संख्या के बराबर खेला है।
अब इस तरह से हमको दो समीकरण मिल रहे थे, दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग क्या बनाए थे, ग्राफ ही बनाए थे। अब वो जो ग्राफ बनाए थे वही ग्राफ हमको यहाँ फिर बनाना है। अब जब दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, जिस कोऑर्डिनेट पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होगा वही कोऑर्डिनेट जो होगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या होगा, सलूशन होगा। अगर वो दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं, पिछली क्लास में आप देखे हैं चूँकि वो इंटरसेक्ट कर ही रही थी, अब उसमें कुछ और संदेह तो है ही नहीं कि पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। वो ऑलरेडी जो है पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग पढ़े हैं क्रिया के माध्यम से, उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर ही रही थी। जो प्रतिच्छेदित कर रही थी एक दूसरे के जिस पॉइंट पर, जिस कोऑर्डिनेट पर, तो वो जो कोऑर्डिनेट हमको वहाँ से मिला था वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का क्या होगा, सलूशन होगा। वहाँ हम इस तरह से बताए भी थे कि देखिए यही पर जो है ये कोऑर्डिनेट जो मिल रहा है इंटरसेक्ट जहाँ पॉइंट है, अब यही जो कोऑर्डिनेट यही इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या सलूशन है, यानी जो भुज कोण प्राप्त हो रही थी, तो वही आपको जो है कह रहा है। जैसे देखिए फिर इसके बाद फिर क्या कह रहा है, आकृति 3.2 में आपने देखा था कि इस स्थिति को निरूपित करने वाले समीकरण ज्यामितीय रूप से बिंदु 4.2 पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं को निरूपित करते हैं। वही अखिला के बारे में ही बता रहा है, अखिला के बारे में ही जो ग्राफ में बताया गया है आपके, मतलब आकृति जो है 3.2 में, जिसको हम लोग आपको बताए थे, जिसको हम बोर्ड के माध्यम से मैं बोर्ड पर जो है उसको हमें ग्राफ बनाकर मैं खुद बताया था। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे चलिए नीचे जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा होपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफी जो है या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय जो है हमको दो इक्वेशन मिले थे, दो जो है इक्वेशन हमको मिले हैं, पिछली क्लास में बताया हूँ भाई। जैसे देखिए पहला इक्वेशन क्या मिला था, y = हाफ x मिला था, इसी को जो हम लोग सॉल्व कर लिए थे x - 2y = 0 मिला था। दूसरा समीकरण हम लोग क्या मिला था, 3x + 4y = 20 मिला था। ये इस तरह दो समीकरण हमको मिले थे। अब इन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग क्या बनाए थे, ग्राफ बनाए थे। जैसे देखिए आपके एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखिए ग्राफ बनाया गया है, देखिए यहाँ ग्राफ बनाया गया है, इस तरह से ग्राफ हम भी बनाए थे। अब दोनों रेखाएं जो है दोनों समीकरण के माध्यम दोनों समीकरण के माध्यम से जो हम लोग दोनों रेखाएं प्राप्त किए हैं, और दोनों रेखाएं कहाँ कर एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब किस कोऑर्डिनेट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 4 और 2 पर, यानी भुज क्या है 4 और कोट कितनी है 2 है। अब भुज हम किसको माने हैं, यानी यस हम किसकी वैल्यू माने हैं कि अखिला के द्वारा जो है की गई सवारी की संख्या, चरखी की सवारी की संख्या, अखिला के द्वारा चरखी की सवारी की जो संख्या है, तो वहाँ x माने, यानी अखिला ने 4 बार जो है चरखी की सवारी की है, और y हम लोग क्या माने थे, होपला खेल खेलने की संख्या, और 2 बार इसका मतलब होपला खेल खेल रहा है उसने। यही क्या है, यही जो इंटरसेक्ट दोनों रेखाएं जो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट कर रही हैं, दोनों रेखाएं जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट जो है यानी प्रतिच्छेद बिंदु जहां है, वहां पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है, कौन कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है, 4 और 2 जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है, यही कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या सलूशन है। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में आप जब पुट करेंगे तो देखें बाएं पास दाएं पास समान होगा, और इक्वेशन 1 का भी बाएं पास दाएं पास समान होगा, इक्वेशन 2 का भी बाएं पास दाएं पास समान होगा। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। इसी तरह जैसे देखिए और आगे क्या कह रहा है फिर, तो चलिए आगे चलें जहां हम लोग पढ़ रहे थे। ये तो मैं पीछे जो है बैक करके दिखाया आपको ना,
जैसे देखिए वही कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर वर्क हमारे जो अखिला के बारे में कह रहा है। आइए हम बीजगणितीय रूप से सत्यापित करें कि यक्स, थोड़ा और देख लीजिए तब। जैसे देखिए जो अभी देखिए ग्राफ जो मैं दिखाया हूँ, आकृति 3.2, आकृति 3.2 मतलब वही जो ग्राफ आकृति 3.2 में आपने देखा था कि इस स्थिति को निरूपित करने वाले समीकरण ज्यामितीय रूप से बिंदु 4 और 2 पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं को निरूपित करते हैं। इसलिए बिंदु 4, 2 दोनों समीकरणों x - 2y = 0 और समीकरण 3x + 4y = 20 को निरूपित करने वाली रेखाओं पर स्थित है और केवल यही उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी कि वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 के माध्यम से, समीकरण नंबर 2 के माध्यम से जो हम लोग ग्राफ बनाए हैं, जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त हुई हैं, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इंटरसेक्ट जब करेंगे सिर्फ एक ही बिंदु इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट जहाँ एक बिंदु कर रही हैं वहाँ पर जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है, वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के लिए क्या होगा, सलूशन होगा। तो वही यहाँ पर आप बताने की कोशिश कर रहा है। आइए हम फिर क्या कर रहा है, आइए हम बीजगणितीय रूप से सत्यापित करें कि x = 4 y = 2 दिए हुए समीकरण युग्म का हल है। प्रत्येक समीकरण में x और y के मान रखने पर हम, यानी x पोजीशन पर 4 रखेंगे, समीकरण नंबर में x पोजीशन 4 रखेंगे, y पोजीशन 2 रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में भी x पोजीशन 4 रखेंगे, y पोजीशन पर 2 रखेंगे। तो जैसे देखिए फिर, तो समीकरण नंबर 1 में इसने क्या रखा, x पोजीशन 4 y पोजीशन पर 2 रखा। तो जैसे देखिए समीकरण नंबर 1 में जब x पोजीशन 4 y पोजीशन 2 रख रहा है तो बाएं पास दाएं पास समान हो रहा है। जैसे देखिए 4 - 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 4 जब घटाएं क्या आएगा, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी 0, राइट हैंड साइड में भी 0, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब 4 और 2 जो है इक्वेशन नंबर 1 का भी क्या है, सोल्यूशन है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में भी जब रखेंगे x पोजीशन 4 y पोजीशन 2 रखेंगे तो 4 3 यहाँ 12 हो जाएगा, यानी 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 12 और 8 जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 20 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 20 है, राइट हैंड साइड में भी क्या है, 20 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाएं पास दाएं पास क्या है, समान है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 भी क्या है, 4 और 2 क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब 4 और 2 इक्वेशन नंबर 2 का भी क्या है, सोल्यूशन है। तो अतः हमें फिर क्या कह रहा है इसने, अतः हमने सत्यापित किया है कि x = 4 y = 2 दोनों समीकरणों का एक हल है। चूँकि 4 और मतलब चूँकि कोऑर्डिनेट 4 2 दोनों रेखाओं का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का एक और केवल एक ही हल प्राप्त होगा। वही मैं कह रहा हूँ, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस कंडीशन में जो है सिर्फ एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब तो जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों समीकरण में क्या सोल्यूशन होगा, हल होगा। इस कंडीशन में जो है दोनों समीकरण के लिए सिर्फ हमको सिर्फ केवल एक हल प्राप्त होगा, यानी एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होगा। यही वो बताना चाह रहा है आपको। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार अखिला ने चरखी पर 4 बार सवारी की और 2 बार होपला खेल खेला। यानी x वैल्यू जब 4 आ गई, x वैल्यू हम क्या माने थे, x किसकी वैल्यू माने थे, अखिला की सवारी करने की संख्या, y हम माने थे अखिला के द्वारा होपला खेल खेलने की संख्या। इस तरह पिछली क्लास में बताए हैं। और वहाँ पर जब मैं ग्राफ बनाया था, मैं ग्राफ बनाते समय ही बता दिया था, देखिए यही दोनों समीकरण का सलूशन होगा। जबकि वहाँ आपको नहीं कोई बताने की ज़रूरत है, आप खाली वहाँ रिप्रेजेंटेशन करना था, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना था। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? कोई डाउट है क्या? इस तरह से जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में क्या कह रहा है, जैसे देखिए उदाहरण 2 की स्थिति में क्या आप प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या था, वहाँ पर जो है रोमिला नामक लड़की थी, तो वो कहाँ गई थी, पेंसिल लिया था, कुछ रबड़ लिया था, तो उसकी जो है सहेली भी आई उसके घर, तो उसने भी पैसा ले गया, जो है उसने भी पेंसिल और रबड़ लिया। तो एक पेंसिल का मूल्य हम लोगों ने x रुपये माना था और एक जो है
रबड़ का मूल्य y रुपये माना था। तो इस तरह से दोनों जो है स्टेटमेंट के माध्यम से, जो क्वेश्चन के माध्यम जो कह रहा था क्वेश्चन, उसके माध्यम से हम लोग दो समीकरण प्राप्त किए थे। उन दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग जो है दो रेखा जो है हम लोग प्राप्त किए थे, यानी ग्राफ जब बनाए थे दो रेखाएं हमको प्राप्त हुई थी। तो दो रेखाएं जो हमको प्राप्त हुई थी, तो अब वहाँ देखिए क्या कंडीशन बन रही थी। जैसे देखिए तो जो ग्राफ मिला था क्या कर रहा है, आकृति 3.3 में इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से आकृति 303 में इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से एक संपाती रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। यानी जो हमको वहाँ पे ग्राफ मिला था, दोनों रेखाएं क्या मिली, संपाती मिली, कोइंसिडेंट मिली थी। समीकरणों के हल इनके सर्वनिष्ठ बिंदुएं यानी कॉमन पॉइंट्स द्वारा प्राप्त होते हैं। जब मैं बता रहा हूँ कि जब दोनों रेखाएं दूसरे के जो है कोइंसिडेंट रहेंगी, संपाती रहेंगी, यानी पहली रेखा दूसरी रेखा पर आप उठा कर रख दीजिए या दूसरी रेखा को पहली रेखा पर उठा कर रख दीजिए, या ऐसा समझिए पहली रेखा दूसरी रेखा पर चल रही है, दूसरी रेखा पहली रेखा पर चल रही है, तो उस कंडीशन दोनों रेखाएं दूसरे के कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी, कई जगह प्रतिच्छेदित करेंगे। जब कई जगह प्रतिच्छेदित करेंगी तो हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। जब कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे तो जितने कोऑर्डिनेट होंगे सभी क्या होंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो उस कंडीशन में जो है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जो है हमको कई सोल्यूशन प्राप्त होंगे, कई हल प्राप्त होंगे। बात समझ रहे नहीं? तो यही आपको बताने की यहाँ कोशिश कर रहा है। आइए और जैसे देखिए क्या इन रेखाओं में कोई सर्वनिष्ठ बिंदु है। ग्राफ से हम देखते हैं कि इस रेखा का प्रत्येक बिंदु दोनों समीकरणों का एक हल है। अतः समीकरणों 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी जो जो एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम से हम लोग जो है दोनों समीकरण प्राप्त किए थे, दोनों समीकरण को उस कंडीशन क्या होगा, अपरिमित या अपरिमितों के इनफाइनाइट सोल्यूशन। अपरिमित का अंग्रेजी में समझेंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब कई अनंत हल, जैसे अनंत हल हमको प्राप्त होंगे। वही वो कहना चाह रहा है। इससे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मतलब अनंत हल अगर प्राप्त हो रहा दोनों समीकरण का तो हमको आश्चर्य होना नहीं चाहिए। फिर क्या कह रहा है, क्योंकि यदि हम समीकरण 4x + 6y = 18 को 2 से भाग दे दें तो हमें 2x + 3y = 9 प्राप्त होता है। यानी इक्वेशन नंबर 1 को जो अगर 2 से भाग देंगे दोनों पक्षों में तो हमको वही समीकरण प्राप्त हो रहा है जो समीकरण नंबर 2 है, वही वो बताना चाह रहा है। तो जो कि समीकरण नंबर 1 ही है। अच्छा, समीकरण नंबर 2 को उसने कह रहा है कि अगर 2 से दोनों पक्ष में भाग दे देंगे तो हमको वही समीकरण प्राप्त होगा जो समीकरण नंबर 1 है। जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है समान रहेगा तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, यानी उन दोनों समीकरण के माध्यम से जब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों सेम रहेगा तो उन दोनों समीकरण के माध्यम से जो हमको ग्राफ प्राप्त होगा, दोनों जो रेखाएं मिलेंगी एक ही रेखा मिलेंगी। उसका उस कंडीशन क्या होंगी, रेखाएं दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी। जब संपाती होंगी तो कई बिंदु पर जो है इंटरसेक्ट करेंगे, कई बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे तो कई हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे। कई जब कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे तो सभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस इक्वेशन के दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। तो अगर अनंत बिंदु पर कोऑर्डिनेट जो है मिल रहे हैं हमको, या अनंत बिंदु पर जो है दोनों रेखाएं कोइंसिडेंट कर रही हैं तो हमको जो है अनंत जो है सोल्यूशन प्राप्त होंगे। वही वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब जब दोनों रेखाएं कब संपाती होती हैं, पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ, पिछली क्लास में मैं बताया हूँ। पिछली क्लास आप पहले रिवाइज तो करिए, पिछली क्लास से ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ। दोनों रेखाएं तभी कोइंसिडेंट करती हैं जब दोनों समीकरण आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट रूप से वो क्या है, सेम ही है। खाली अगर समीकरण नंबर 1 को अगर थोड़ा सिंपलीफाई कर दें या समीकरण नंबर 2 सिंपलीफाई कर देंगे, आप देखेंगे दोनों समीकरण समान ही हैं। अब जब दोनों समीकरण समान ही हैं तो जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी दोनों समीकरण के माध्यम से एक ही रेखा प्राप्त होंगी। तो इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे को संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो उस कंडीशन में रेखाएं जो है कई जगह इंटरसेक्ट करेंगे, कई हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, कई सोल्यूशन हमको प्राप्त होगा। यही बताने की कोशिश कर रहा है आपको। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है क्या? और जैसे देखिए, अब पहले इसको बारे में आप समझ ही लीजिए, तो उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे।
आइए और आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या कह रहा है इसके आगे, अर्थात दोनों समीकरण तुल्य हैं, यानी दोनों समीकरण क्या हैं, तुल्य हैं। जब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 जो है समान है, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ग्राफ से हम देखते हैं कि रेखा पर बिंदु प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य देता है। यानी जब दोनों रेखाएं दूसरे के संपाती हैं तो कई जगह कोऑर्डिनेट जो है मिलेंगे, कई जगह इंटरसेक्ट करें कई कोऑर्डिनेट मिलेंगे, कई जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो उस कंडीशन क्या होंगे, रबड़ और जो है पेंसिल के कई मूल्य हमको इस तरह से मिलेंगे। बात समझ रहे हो नहीं। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, उदाहरण के लिए प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपये तथा 1 रुपये हो सकता है, अथवा प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 3.75 रुपये तथा रबड़ का मूल्य जो है 0.50 रुपये हो सकता है इत्यादि। कहने का मतलब इस तरह से पेंसिल और रबड़ का मूल्य कई मूल्य निकलेंगे। जब कई सोल्यूशन हमको प्राप्त होगा तो कई मूल्य हमको मिलेंगे पेंसिल और रबड़ के, वही वो बताने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह जैसे देखिए फिर क्या कर रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में कह रहा है, उदाहरण 3 की स्थिति में क्या रेल पटरियाँ किसी स्थान पर मिल सकती हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या 2 समीकरण पढ़े थे, रेल पटरी थी ना, एक दूसरे क्या थी, पैरेलल थी, कहीं जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी तो उस कंडीशन में क्या हमको, जब इंटरसेक्ट दोनों रेखाएं कहीं नहीं करेंगी तो उस कंडीशन हमको कोई कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं होगा। कोई कोऑर्डिनेट जब प्राप्त ही नहीं होगा तो कोई सलूशन हमको दोनों समीकरण में मिलेगा ही नहीं। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे देखिए उदाहरण 3 की स्थिति में क्या रेल पटरियाँ किसी स्थान पर मिल सकती हैं। आकृति 3.4 में दी हुई स्थिति को ज्यामितीय रूप में 2 समांतर रेखाओं से निरूपित किया गया है। यानी जो हम लोग ग्राफ बनाए थे उसका समांतर रेखाएं दोनों मिली थी, और जो अभी एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग प्राप्त किए थे वहाँ पर संपाती रेखाएं मिली थी। पहली रेखा दूसरी रेखा चल रही थी, दूसरी रेखा पहली रेखा चल रही थी, इस तरह से मिला था। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो आगे पढ़िए फिर क्या कह रहा है, क्योंकि हाँ इसका आकृति 3 वही ग्राफ में जो ग्राफ हम बनाए थे 3.4 में दी हुई स्थिति को ज्यामितीय रूप में 2 समांतर रेखाओं से निरूपित किया गया है। क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ये पटरियां एक दूसरे के से नहीं मिलती हैं, इसका यह भी अर्थ है कि इन समीकरणों का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल मिल रही हैं इन समीकरण के माध्यम से तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। जब इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो कोई हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त ही नहीं होगा। कोई कोऑर्डिनेट प्राप्त नहीं होगा तो कोई सोल्यूशन हमको दोनों समीकरणों में कोई जो है सलूशन नहीं प्राप्त होगा। और जैसे क्या कह रहा है, और जैसे समझिए, अपनी बुक ओपन करे रहिए। जैसे देखिए एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। यानी दो चरवाए रैखिक समीकरण, अगर दो चरवाए रैखिक समीकरण को 2 समीकरण के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, तो जब 2 समीकरण को हम एक साथ पढ़ रहे हैं 2 रेखाएं हमको मिलेंगी। जब दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे क्या रहेंगी, जब पैरेलल रहेंगी उस कंडीशन हमको कोई सलूशन जब नहीं प्राप्त होगा तो क्या हो जाएंगी, वो दोनों समीकरण क्या है, एक दूसरे क्या है, असंगत हैं। तो क्या कहेंगे इसको, असंगत युग्म कहलाता है। उन दोनों समीकरणों का जो युग्म कहलाता है क्या कहलाता है, असंगत युग्म। यानी उसके बाद फिर क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, एक रैखिक समीकरण जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। यानी और जिन दोनों समीकरण के माध्यम से हमको जो रेखाएं मिलती हैं अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो कोई सलूशन प्राप्त होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे तब भी कोई सलूशन प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में उन दोनों समीकरणों का जो युग्म होता है क्या कहलाता है, संगत युग्म कहलाता है। वही वो बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब असंगत मतलब इनकॉन्सिस्टेंट, और संगत मतलब कंसिस्टेंट, मतलब कि संगत युग्म कहलाता है। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तुल्य रैखिक समीकरण मतलब जो बराबर हो, दोनों समीकरण जो बराबर हैं, मतलब कि जहाँ पर रेखाएं संपाती मिल रही हैं।
दोनों समीकरण जब बराबर सेम रहेंगे, दोनों समीकरण जब सेम रहेंगे तभी तो दोनों रेखाएं जो है समपाती मिल रही हैं, कोएफिशिएंट हो रही हैं। तो उस कंडीशन में क्या वही बता रहा है, तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी दो रेखाओं का जब या दो समीकरणों का युग्म को हम एक साथ जैसे पढ़ रहे हैं, दो समीकरणों एक साथ जब पढ़ रहे हैं और दोनों समीकरण इनडायरेक्ट रूप से जैसे सेम ही हैं, लगते नहीं हैं, लेकिन आप सिंपलीफाई कर देंगे दोनों समीकरण सेम ही रहते हैं। तो उन दोनों समीकरण के माध्यम से जब हम ग्राफ बनाएंगे, जब दोनों समीकरण सेम है तो दोनों रेखाएं हमको एक ही रेखा मिलेंगी। अब जब दोनों रेखाएं एक ही रेखा मिलेंगी तो इसका मतलब है कि एक दूसरे जो है कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी, कई जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे। जब कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे तो इसका मतलब दोनों समीकरण के कई सोल्यूशन प्राप्त होगा, वही वो कहना चाह रहा है। अब जब दोनों समीकरण एक दूसरे के समान रहते हैं तो उसको हम क्या कहें, तुल्य। वही कह रहा है, तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी अपरिमित और इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित यानी डिपेंडेंट युग्म कहते हैं। जो जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट करेंगी, यानी जिन दोनों समीकरणों के माध्यम से रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, मतलब संपाती रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, उन दोनों समीकरण जो हैं एक दूसरे क्या होंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, आश्रित रहते हैं। वो उस पर आश्रित रहेगा, वो उस पर आश्रित रहेगा। जैसे देखिए उसके बाद फिर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। और मतलब कि जिन दोनों समीकरणों के माध्यम से हमको संपाती रेखाएं मिलेंगी, यानी कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी, या दोनों समीकरण एक दूसरे के समान रहेंगे, उनके माध्यम से हमको जो युग मिल रहा है समीकरणों, क्या मिल रहा है, संगत युग मिल रहा है। वही कह रहा है कि वो लोग क्या रहेंगे, एक दूसरे के आश्रित भी रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, और क्या रहेंगे, सदैव जो है, सदैव मतलब हमेशा क्या रहेंगे, संगत भी रहेंगे। वही बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है ना। अब हम लोग जो है अभी जो इस माध्यम से जो हम लोग अभी इस माध्यम जो हम लोग यही जो पढ़े हैं अभी, जो क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग अभी पिछली क्लास पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी के बारे में कुल जानकारी सब दिया है ये। तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 का सब मैं ग्राफ बना के दिखाया था आपको, ज्यामिति निरूपण करके दिखाया था। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं एक एक एग्जाम्पल लेकर फिर उसको बताते हुए आपको हम बताते चलेंगे कि कैसे जो है ज्यामिति निरूपण के माध्यम से, यानी दो चर रैखिक समीकरण के जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यानी ज्यामिति निरूपण करते हैं, ज्यामिति विधि जब पढ़ते हैं, तो दो चर रैखिक समीकरण का कैसे हम सलूशन प्राप्त करते हैं, यानी ज्यामिति विधि से कैसे दो चर रैखिक समीकरण का हम हल प्राप्त करते हैं, इसको हम बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना। तो और जैसे देखिए, उसके बाद मैं पिछली क्लास में ये भी बताया था, आप ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में मैं ये भी बताया था कि जब दो समीकरण को हम दो चरवाए रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से एक साथ जब हम पढ़ रहे हैं, तो जब दोनों रेखाएं दूसरे इंटरसेक्ट जब करती हैं, कब इंटरसेक्ट करती हैं, वही उन्हीं से, यानी उन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम से दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं जिनका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। यानी A1 और A2 का जो रेशियो है इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के रेशियो का है। जब मतलब ऐसे दोनों समीकरण हैं, मतलब कि हमको ऐसे समीकरण देखने को मिल रहे हैं जिनका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, उन्हीं जो है समीकरण के माध्यम जो रेखाएं हमको मिल रही हैं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जो है दूसरी कंडीशन में दो समीकरण जो हमको ऐसे देखने को मिल रहे थे जिनका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 रहता था। उस कंडीशन रेखाएं एक दूसरे क्या मिलती थी, पैरेलल मिलती, समांतर मिलती थी। और आप देखेंगे उन्हीं रेखाओं का जो है ग्राफ जो है संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं जिनका जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 बराबर रहता था। तब वहाँ पर हमको जो दोनों समीकरण के माध्यम से रेखाएं प्राप्त होती थी, संपाती रेखाएं प्राप्त होती थी, यानी कोइंसिडेंट रेखाएं प्राप्त होती थी।
बात समझ में आया कि नहीं? तो प्यारे बच्चे, आप लोग समझ में आया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और आप पिछली क्लास को जो है एक बार दो बार पहले और रिवाइज कर लीजिएगा। जब आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे, जो भी चीज़ मैं बताया हूँ आपको जो भी डाउट रहेगा वो सब डाउट जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट आपको बचा रह जाता है, आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम यहीं तक रखेंगे। अब जो भी अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में हम उसको एक एक जो है एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यामिति जो है विधि से पढ़ेंगे। कैसे ज्यामिति विधि से हम जो है ज्यामिति विधि से जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण का सलूशन या हल प्राप्त करते हैं। यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण में जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है दोनों एक्स और वाई, उसकी हम वैल्यू जो है ज्यामिति विधि से कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम यहीं तक रखें, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।